संगमपुर गांव में एक रानी और उसकी जेठानी मानसी एक साथ रहती थी। रानी की शादी को 5 साल हो चुके थे, जबकि मानसी की शादी को 10 साल। रानी और मानसी का रिश्ता दिखावे में तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा जलती थी। मानसी एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठा महिला थी। इसकी शान शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसके संस्कारों की बहुत तारीफ करते थे। रानी कई बार मानसी की तरह बनने की कोशिश करती थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई कमी रह जाती थी। एक दिन वो अपने ससुर के लिए उनके पसंद के राजमा चावल बनाती है और उनको बुलाती है। क्या बात है रानी बहू, आज तुमने मेरी पसंद का राजमा चावल बना दिया। मैं बहुत खुश हुआ। मैं बहुत दिनों से राजमा चावल खाने का सोच रहा था। तुम लोगों को बोलने ही वाला था, लेकिन तुमने तो बोलने से पहले ही बना दिया। अरे वाह, क्या बात है। जरूर मानसी बहू ने कहा होगा तुम्हें ये बनाने के लिए। उसको मेरी पसंद नापसंद सब कुछ याद रहती है। बहुत ध्यान रखती है वो मेरा। ससुर जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं? इस घर में आपकी एक नहीं बल्कि दो बहुएं हैं। कभी अपनी छोटी बहू की भी तारीफ कर लिया करें। जब देखो हमेशा अपनी बड़ी बहू की तारीफ करते रहते हैं आप। अरे छोटी बहू, तुम अपनी जेठानी से इतना जलती क्यों हो? तुम्हारी जेठानी तो तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती, हमेशा तुम्हारी मदद करती है। पूरे गांव में उसके संस्कारों को लेकर चर्चा होती है। अगर थोड़ा बहुत तुमसे सीख जाओगी या उसकी तरह बन जाओगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन तुम हो कि तुम अपनी जेठानी से जलना छोड़ती ही नहीं। जब देखो तब जलती रहती हो उससे। ससुर जी, मेरे अंदर बहुत हुनर है। मुझे किसी को देखकर अपने हुनर को सीखने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी से जलन है। मैं तो बस सही और गलत में फर्क समझा रही हूँ। आपको हमेशा जब देखो जब आप अपने बड़े बहू के गुणगान गाते रहते हो। मेरा कुछ भी किया वो आपको दिखाई नहीं देता है। अभी की बात ले लो, मैं आपके लिए कितने प्यार से राजमा चावल बना के लेके आई थी, उसमें भी आपने बड़ी बहू का बखान शुरू कर दिया। अरे छोटी बहू, तुम बुरा क्यों मान रही हो? अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरी पसंद का ध्यान नहीं रहता। अब मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि बड़ी बहू तुमसे पहले आई है। उसे मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा चीज पता है। तुम ज्यादा नहीं जानती क्योंकि तुम्हें ज्यादा समय नहीं हुआ था इस घर में आए हुए। लेकिन ये बातों को छोड़ो, इन सब बातों पे ध्यान मत दो और जल्दी से खाना निकालो, मुझे भूख लगी है। जी नहीं, अब मैं आपको कोई खाना नहीं दूंगी। आपकी नजर में आपकी बड़ी बहू ही अच्छी है ना, तो आप उसी से खाना बनवा लीजिए। रानी इतना कहकर अपने ससुर के आगे से खाने की थाली उठाकर चली जाती है। ये सारी बातें उसकी जेठानी मानसी देख लेती है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत रसोई में जाती है और अपने ससुर के लिए खाना बनाने लगती है। और कुछ देर बाद खाने की थाली लेकर अपने ससुर के कमरे में जाती है और उनसे बोलती है, ससुर जी खाना खा लीजिए, आज बहुत देर हो गई है, आपने खाना नहीं खाया है। बड़ी बहू, तुम्हें कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? ससुर जी, मैं आपकी और रानी की बातें सुन रही थी। मैंने देखा कि वो कैसे आपके आगे से खाने की थाली लेकर चली गई, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप मेरी तारीफ कर रहे थे। ससुर जी, रानी की जलन दिन पे दिन बहुत बढ़ती ही जा रही है। बड़ी बहू, यही बात तो छोटी बहू को समझा रहा था मैं, लेकिन उसने मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव किया। कोई बात नहीं ससुर जी, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना। आप कुछ मत सोचिए और खाना खा लीजिए। मानसी अपने ससुराल और अपनी जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी और ये बात पूरा गांव जानता था और उसकी तारीफ भी किया करता था। ये देखकर रानी को बहुत जलन होती थी। एक दिन मानसी को गांव के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का पुरस्कार मिला, जिसे स्वीकार करने के बाद मानसी ने सभी गांव वालों के सामने ये पुरस्कार अपनी देवरानी रानी को देते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि सर्वश्रेष्ठ गृहिणी हूँ। देखो, जितनी मेहनत मैं करती हूँ अपने ससुराल में, उतनी ही मेहनत मेरी देवरानी भी करती है। तो इस पुरस्कार को मैं उसके साथ बांटना चाहती हूँ। मुझे भीख में मिली हुई कोई चीज नहीं चाहिए। ये पुरस्कार आपको मिला है तो आप भी अपने पास रख लो। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके इस पुरस्कार की। रानी, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सच्चे दिल से तुम्हारे साथ ये पुरस्कार बांटना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे मैं अपने ससुराल की सर्वश्रेष्ठ गृहिणी हूँ, वैसे ही तुम भी सर्वश्रेष्ठ गृहिणी हो। बस फर्क हमारे और तौर तरीके में है, कुछ नहीं। मुझे किसी चीज से कोई एतराज नहीं है। आपके तौर तरीके ये सब बहुत अच्छे हैं और आप हमेशा ही ऐसे रहोगी।
दिखावा करने से किसी को पुरस्कार जीतना नहीं होता है। आपको दिखावा करने का शौक है तो आप कीजिए, लेकिन मुझसे नहीं होने वाला। रानी पूरे गांव वालों के सामने मानसी का दिया हुआ पुरस्कार उसे दोबारा वापस कर देती है और अपनी जलन सभी गांव वालों के सामने जाहिर कर देती है, जिसके बाद सभी गांव वाले रानी को बहुत बुरा भला कहते हैं और उसे बहुत सुनाते हैं। समय बीतता है। एक दिन गांव के एक बड़े से उत्सव मनाया जा रहा था। गांव के सभी महत्वपूर्ण लोग वहां उपस्थित थे, जहां मानसी और रानी भी आई थी। मानसी ने अपनी कारीगरी से बने हुए सुंदर कपड़े पहने थे, जबकि रानी के कपड़े साधारण थे। सभी लोग मानसी की तारीफ कर रहे थे और रानी नजरअंदाज कर रही थी। इससे रानी को गुस्सा और बढ़ जाता है और वो मानसी से कहती है, जेठानी जी, मुझे ये समझ नहीं आता, आखिर आपके अंदर ऐसा है क्या जो सभी लोग आपको पसंद करते हैं? मुझे हर बार नीचे दिखाया जाता है। रानी, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सोच है और कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ मुझसे जलती हो, इसीलिए तुम्हें हर जगह सभी लोग गलत दिखाई देते हैं। जब तुम यहाँ पर आ रही थी तो मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम कोई अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन तुमने मना कर दिया। और जब तुम यहाँ आ गई हो और सभी लोग तुम्हारे कपड़े पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती है। आखिर मैंने किया क्या है? आप हमेशा सबके सामने अच्छा बनने का दिखावा करती हैं और सभी लोग आपकी तरफ मोहित हो जाते हैं, जिसके कारण कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है। मैं आपसे जल नहीं रही हूँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ, नफरत। और मैं इस घर में अपनी जगह बना के रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रानी के दिन पर दिन खराब बर्ताव को देखते हुए मानसी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रानी को अपनी जलन के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक दिन रानी और मानसी के ससुर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपनी जायदाद के बंटवारे के लिए वकील को घर बुलवाता है और अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बहुओं के बीच में बांटते हुए बोलता है, बहुओं, अब मुझे लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले तुम लोगों का झगड़ा खत्म हो जाए। इसीलिए जीते जी सारी प्रॉपर्टी मैं तुम दोनों में बांट देना चाहता हूँ। ससुर जी, मुझे प्रॉपर्टी का कोई भी बंटवारा नहीं चाहिए। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, आप स्वस्थ हो जाइए। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। नहीं ससुर जी, जेठानी जी को प्रॉपर्टी चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, लेकिन मुझे जरूर चाहिए, क्योंकि मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कल को पता चला कि सब कुछ अपने नाम कर लिया और मुझे कुछ भी ना मिले। रानी, तुम अपनी जलन में कितनी अंधी हो गई हो, ये नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? ससुर जी की कितनी तबीयत खराब है, इस समय तुम्हें प्रॉपर्टी के बंटवारे की पड़ी हुई है। जेठानी जी, आपको तो आदत हो गई है मेरी हर चीज में टांग अड़ाने की, तो आप उसे मेरी जलन का नाम दे देती हैं। रानी, अगर तुम्हारे लिए पैसे इतने ही जरूरी है तो ठीक है, सब कुछ तुम ले लो, प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा नहीं होगा। बस भगवान से ये प्रार्थना करो कि हमारे ससुर जी ठीक हो जाए, वरना हमारे सर के ऊपर से बड़े का साया उठ जाएगा। ठीक है जेठानी जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर सच में आपको पैसे का मोह नहीं है, आप सिर्फ इस घर की शांति और भला चाहती हैं, तो सारी प्रॉपर्टी आप मेरे नाम कर दीजिए। रानी की सारी बातें सुनने के बाद मानसी खुशी खुशी अपने हिस्से की सारी जायदाद अपने ससुर को रानी के नाम करने के लिए बोलती है। उसका ससुर भी अपनी बड़ी बहू की बात मान लेता है और अपनी सारी जायदाद अपनी छोटी बहू के नाम कर देता है। और इस तरह से अपनी जेठानी से जलने वाली रानी की जलन कुछ हद तक कम हो जाती है, क्योंकि उसे अब तसल्ली हो चुकी थी, अब सब कुछ उसका हो चुका था। माँ ही आलू भरता बेचने का काम किया करती थी, जो कि उसकी माँ बीमार होने से पहले किया करती थी। एक दिन शाम को वो अपने आलू भरते का ठेला लेकर घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ 2 दिन की सूखी रोटी और प्याज खा रही होती है। माँ ये क्या कर रही है? रुक जाइए, इसे मत खाइए। बेटी, इसे ना खाऊं तो क्या खाऊं मैं? मुझे बहुत भूख लगी है, घर में इसके सिवा कुछ है ही कहाँ। आप चलिए चारपाई पर बैठ जाइए, मैं आपको खाना लाकर देती हूँ। ये 2 दिन की बासी रोटी आप खा लेंगी तो बीमार हो जाएंगी ना। पहले से ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो कभी नहीं रहती है, एक तो ये गरीब, दूसरी मेरी बीमारी, दोनों मिलकर तुझे दिन रात खा रहे हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से तुझे कितना दुख उठाना पड़ रहा है। नहीं माँ, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। बीमारी बताकर थोड़ी ना आती है, और जब आप मेरा ख्याल रख सकती हैं, तो मैं बेटी होने के नाते आपका ख्याल क्यों नहीं रख सकती? माँ ही इतना कहकर अपने आलू भरते के ठेले से आलू भरता और 4 रोटी लेकर सरोज के पास आती है और सरोज को अपने हाथ से खिलाते हुए कहती है, माँ आज आप ये खाएंगी, मेरे हाथों का बना हुआ आलू भरता और रोटी।
आज भी इतना सारा भरता वापस आ गया। लगता है आज भी तेरी बोनी नहीं हुई। नहीं माँ, आज भी कोई मेरा आलू भरता नहीं ले गया। आजकल इस जमाने में पिज्जा, बर्गर, मोमोज इतने अच्छे आइटम मिलते हैं। इस जमाने में ये सादा आलू भरता कौन खाएगा। बेटी तू चिंता मत कर, किस्मत बदलते देर नहीं लगती है। देख लेना, मेरा दिल कहता है जिस आलू भरते को दुनिया देख नहीं रही है, एक दिन ऐसा आएगा उसी आलू भरते को लेने के लिए लोग लाइन में खड़े होंगे और तू पूरा कर भी नहीं पाएगी। आपके मुंह में घी शक्कर माँ। अगर हम गरीब लोगों को ऐसी किस्मत चल पड़े तो हम गरीबों को किसी से भीख मांगना न पड़े। चलेगी बेटी, जरूर चलेगी। तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। माँ कसम से बता रही हूँ, अगर ऐसा हो गया तो मैं जल्दी से आपकी आंखों का ऑपरेशन करवा दूंगी, जिसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। माही इतना कहकर अपनी माँ को प्यार से खाना खिलाती है और कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब वो अपना आलू भरते का ठेला लेकर निकलती है तो सरोज उसे रोकते हुए कहती है, बेटी जरा मेरी बात सुन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ माँ बोलो, क्या कहना है आपको, लेकिन जल्दी बोलना। बेटी, जहाँ तू अपने आलू भरते का ठेला लगाती है, वहीं कुछ दूर पर जो आलू का गोदाम है, उसमें हमारे ठेले का आलू भरता रोज जाता था। एक बार वहाँ जाकर पूछ लियो, अगर उन्हें अभी भी आलू भरता चाहिए होगा तो तुझे रोज की बोनी का एक जरिया मिल जाएगा, जिससे तेरी थोड़ी बहुत कमाई तो हो ही जाएगी। ये सही कहा माँ आपने, मैं एक बार पूछ लूंगी उनसे। और हाँ, एक बात और, उनके पास हमारे कुछ पैसे बाकी हैं, वो भी मांग लियो, कितने महीने से अटका रखी हैं। ठीक है माँ, मांग लूंगी। अब जाने दो वरना शाम यही हो जाएगी। माही अपना आलू भरते का ठेला लेकर चली जाती है और अपनी माँ के कहे अनुसार गोदाम के सेठ के पास पहुँच जाती है। सेठ जी, मैं सरोज की बेटी हूँ, जहाँ से आपके गोदाम के वर्करों के लिए आलू भरता आता था। अच्छा, हाँ बोलो, आज कैसे आना हुआ? मुझे तो लगा आप लोगों ने अपना काम ही बंद कर दिया। बड़ा ही स्वाद था आपके आलू के भरते में। नहीं सेठ जी, बंद नहीं किया, और मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनकी जगह अब मैं आलू भरता बेचती हूँ। अगर आपको अभी भी चाहिए तो कल से मैं पहुँचा दिया करूँगी। अरे बेटी, इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। इससे मेरे भी कुछ पैसे बच जाएंगे, क्योंकि वर्करों के लिए रोज रोज सब्जी दाल मंगाते मंगाते मेरी जेब ढीली हो गई थी। सेठ जी, आपके पास मेरे कुछ पैसे भी बाकी है, अगर वो दे देते तो हम गरीबों का भला हो जाता। बेटी, मैं पैसे तो तुझे दे देता, लेकिन इस समय मैं खुद परेशान हूँ। एक काम कर, तू उस पैसे के बदले मुझसे 5 बोरी आलू ले जा। वैसे भी आलू का भरते का काम करती है ना, तेरे काम ही आ जाएगा और मेरा कर्जा भी निपट जाएगा। वैसे सौदा बुरा नहीं है, वैसे भी इस पैसे से मुझे आलू ही खरीदना है। यहाँ 5 बोरी एक साथ मिल रही है, कई महीनों तक माल नहीं मंगवाना पड़ेगा, मेरा ही फायदा है। क्या सोचने लगी? ये सब मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे 5 बोरी आलू के दे दीजिए। माही अपने ठेले पर आलू की बोरियां लादकर घर पहुंच जाती है। बेटी, आज तो तू बहुत जल्दी आ गई। आलू भरता खत्म हो गया क्या? नहीं माँ, वो सेठ जी ने मुझे पैसे की जगह 5 बोरी आलू के दे दिए, बोला ये ले जाओ, तुम्हें काम आएगा। अभी पैसे नहीं है मेरे पास, मैंने सोचा कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो हो। हाँ ये भी है, वरना वो पैसे देने वाला नहीं है, सिर्फ मीठी मीठी बातें करता है। आलू भी इसलिए दे दिए क्योंकि उसका आलू का ही गोदाम है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा और उसका कर्जा भी निपट जाएगा। जो कुछ भी सोचा हो उसने, हमारा काम तो बन गया ना, और क्या चाहिए। अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ, शाम को मिलूंगी। माही बेचना शुरू कर देती है। भरता ले लो, तीखा तीखा चटपटा आलू का भरता ले लो, एक बार खाओ बार बार आओ। आलू भरता ताजा ताजा मसालेदार आलू भरता ले जाओ। माही के इतना चिल्लाने के बाद कोई भी उसके ठेले की तरफ देखता तक नहीं था। तभी एक गरीब बुढ़िया उसके पास आती है। बेटी, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा आलू भरता मुझे भी खाने को दे दे। अरे अम्मा, यहाँ काम नहीं चल रहा है, आप मांगने आ गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद आपके साथ मैं भी भीख मांगने बैठ जाऊंगी। बेटा, थोड़ा दे दे खाने को कि चलने की शक्ति तो आ जाए। भगवान तेरा भला करेगा।
तेरा काम खूब अच्छे से चलेगा। भूखे की दुआ और बद्दुआ दोनों में बहुत असर होता है। भिखारन की बात सुनकर माही को दया आ जाती है और वो उसे खाने को दे देती है। समय यूं ही बीतता है। समय के साथ मार्केट में अचानक से आलू आना बंद हो जाते हैं। लोगों के पास बेचने के लिए छोड़ो, खाने के लिए भी आलू नहीं बचते। तभी माही की पड़ोसन कमला उसे ताने मारती है। माही बिटिया, मुझे लगता है भगवान भी नहीं चाहते कि तेरा आलू भरता बिके। वो भी पूरे जोरों शोरों से तेरा काम बंद करवाना चाहते हैं, तभी तो हर जगह आलू का अकाल पड़ गया है। आंटी जी, किसी को बुरा सोचना या किसी का बुरा करना हम जैसे इंसान ही सोच सकते हैं। उनके हर चीज करने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर छिपा होता है और वो जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन अब जब आलू ही नहीं है, तू आलू भरता बेचेगी कैसे? तेरा काम तो ठप हो गया। बात तो कमला आंटी सही कह रही है। क्या कर रहे हो भगवान जी, आपकी महिमा आप ही जानो। माही घर के अंदर चली जाती है और अगले दिन फिर से अपने आलू भरते का ठेला लेकर निकल पड़ती है। आलू भरता ले लो, आलू भरता, मसालेदार चटपटा आलू भरता। इस बार माही की आवाज सुनकर वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी उसे आलू भरता बेचते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन लोगों में से एक आदमी जो कि सब्जी वाला होता है उसे बोलता है, अरे बहन रे, आपकी आलू की खेती है क्या? अरे जो आलू का भरता बेच रही हो? अरे यहाँ सब्जी वालों के पास आलू बेचने के लिए नहीं है और आप आलू का भरता बेच रही हो? अरे ये सब कैसे कर रही हो? अरे जरा हमको भी बताओ। अरे भैया, अब मार्केट में आलू आना बंद हो गया क्या? मैं क्या करूं? और रही बात मेरे आलू भरता बेचने की, तो मेरे पास इतना बैकअप भी नहीं है कि अगर 3-4 महीने और मार्केट में अगर आलू नहीं आए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम चलता रहेगा। उस दिन के बाद से गरीब आलू भरता वाले की किस्मत ऐसी पलटती है। जहाँ उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आते थे, अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। नीतू अपनी सास गीता से फ्रूटी भरा ग्लास लाते हुए बोलती है, बहू ले ये फ्रूटी पी ले, अभी अभी मोहित लेकर आया है। इतनी गर्मी में काम कर रही है, सच में एक तू है, इस घर की छोटी बहू होकर सब संभाला हुआ है। और एक तेरी जेठानी सुरभि पूरा दिन बस अपने साज सिंगार में लगी रहती है। कोई नहीं माँ जी, दीदी अभी आ जाएंगी मेरी मदद के लिए, आप चिंता मत करो। और ये फ्रूटी का गिलास यहीं रख दो, मैं पी लूंगी। ठीक है बहू। गीता ग्लास रखकर बाहर चली जाती है और नीतू अपना काम खत्म करके जैसे ही फ्रूटी पीती है तो उसे वो इतनी टेस्टी लगती है कि एक घूंट पे सारी फ्रूटी गटकने के बाद वो बोलती है, वाह, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे मीठा आम का रस पी लिया हो। बाहर देखती हूँ, क्या पता और मिल जाए। ऐसा लग रहा है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ पिया ही नहीं है गर्मियों में। कोई बात नहीं, गर्मियों का काम तो बन ही गया मेरा। नीतू बाहर हॉल में जाकर देखती है तो उसका पति मोहित और सास संगीता पूरी तरह बोतल खाली कर चुके थे। ये देखकर वो मुंह बनाकर वापस रसोई में आ जाती है। तभी अपना साज श्रृंगार खत्म करके उसकी जेठानी सुरभि रसोई में आकर बोलती है, देवरानी जी, मैं आ गई, बताओ क्या काम करना है? दीदी सारा काम हो चुका है, आप बस खाने की टेबल पे बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ अभी सबके लिए। वाह, तुम तो सच में बहुत तेज हो काम करने में। मैं तो बहुत खुश हुई। बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको वो दिला दूंगी। आखिर तुमने मेरे हिस्से का भी काम किया है। फ्रूटी की बड़ी बोतल मांग लूं? अच्छा जेठानी जी, ऐसा करो, मुझे ना फ्रूटी की बड़ी वाली बोतल दे दो और मैं उसे पीकर खुश हो जाऊंगी। अच्छा, बस इतनी सी बात? चलो कोई नहीं, अभी देवर जी से मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं, किसी से मंगवाना मत, आप ला कर देना, वरना माँ जी को पता चल जाएगा कि आप अपने बदले का काम मुझसे करवाती हैं। हाँ हाँ, सही कहा, चलो मैं खुद लेकर आती हूँ। सुरभि चुपके से बाहर जाकर 2 फ्रूटी की बड़ी बोतल वाली बोतल नीतू को लाकर दे देती है, जिसको नीतू अपने कमरे की अलमारी में छुपा देती है और सबको दोपहर का खाना परोसती है। ऐसे ही समय गुजरता है और नीतू को अब छुप छुप कर फ्रूटी पीने की आदत लग चुकी थी। वो फ्रूटी की इतनी बड़ी दीवानी हो जाती है कि पानी से भी ज्यादा वो फ्रूटी पीती है। ऐसी एक शाम वो अपने कमरे में बैठी फ्रूटी पी रही थी। तभी अचानक उसका पति मोहित उसे पीछे से छुपकर ऐसा करते हुए देख लेता है और बोलता है, अकेले अकेले क्या पी रही हो? मुझे भी दिखाओ। मोहित के आते ही नीतू चौक के अपनी फ्रूटी का ग्लास छुपाते हुए बोलती है, मैं कुछ पी रही थी? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं पी रही थी, जरूर आपको गलतफहमी हुई है। झूठी कहीं की, अभी देखा था मैंने। हटो, मैं खुद देखता हूँ। रुको मैं दिखाती हूँ। ये फ्रूटी पी रही थी, मुझे फ्रूटी बहुत पसंद है, इसलिए कमरे में पी रही थी।
बाहर पीती तो सबको अपनी बोतल में से देनी पड़ती। ये तुम बहुत गलत बात कर रही हो। परिवार से छुपा छुपा कर तुम कितना भी खाओगी पियोगी ना, तुम्हारा पेट भर जाएगा लेकिन दिल कभी नहीं भरेगा तुम्हारा। बांटने से ना प्यार बढ़ता है, तो बांट के खाया पिया करो। हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर मेरी बोतल एक ही दिन में खत्म हो गई तो क्या आप मुझे लाकर दोगे रोज रोज? बस इतनी सी बात? हाँ बाबा ला दूंगा। बस अब नीचे चलो और सबके साथ ना ये बोतल ना बांट के पियो। नीतू मोहित की बात मानकर नीचे आ जाती है और रसोई में जाकर सबके लिए फ्रूटी ग्लास में डाल कर लाती है। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ फ्रूटी का खर्चा बढ़ता जा रहा था और वो मोहित से भी फ्रूटी मंगवाती रहती। अपनी जेठानी से भी काम के बदले वो फ्रूटी ही मांगती, जिसके कारण एक दिन सुबह सुबह सुरभि उठकर रसोई में आकर बोलती है, देवरानी जी आप बताइए मेरे हिस्से का काम क्या है, मैं कर देती हूँ। अरे लेकिन जेठानी जी मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो, आप बस मेरी फ्रूटी दे देना। नहीं नहीं, आपकी फ्रूटी अब मुझे बहुत महंगी पड़ रही है, इससे अच्छा मैं अपने हिस्से का काम खुद ही कर लूंगी। इतना बोलकर सुरभि रसोई में काम करने लग जाती है। कुछ देर में वहाँ पर गीता आ जाती है और सुरभि को काम करता हुआ देखकर बोलती है, अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? बड़ी बहू रसोई में कैसे आ गई? बस माँ जी आ गई, मुझसे देखा नहीं जाता था देवरानी जी को अकेले काम करते हुए, इसीलिए अब से रोज उनकी मदद करवा दूंगी, इससे मेरा ही खर्चा कम होगा। खर्चा कम कैसे होगा? ओह हाँ, काम करेगी तो मेकअप पर समय बर्बाद नहीं करेगी और मेकअप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोलकर गीता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब गुजरते दिनों के साथ नीतू का फ्रूटी पीना काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अब उसको अपनी जेठानी से फ्रूटी नहीं मिलती थी, जिसके कारण अब वो मोहित से रोज फ्रूटी की डिमांड करती, जिसके चलते एक दिन मोहित गुस्से में नीतू से बोलता है, बस नीतू बस, बहुत कर लिया तुमने। फ्रूटी फ्रूटी फ्रूटी, अरे कितना फ्रूटी पियोगी तुम? हाँ, मेरी आधी कमाई तुम्हारी फ्रूटी की बोतल लाने में चली जाती है। अरे अंबानी की ना पोती नहीं हो तुम जो तुम ये फ्रूटी 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 पीती रहो। अरे यार बस करो यार, मुझे पूरा घर देखना होता है। तुम्हारे शौक को पूरा करता रहा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद किसी शॉप पे ना जाकर खुद को बेचना पड़ जाएगा मुझे। पर मेरी बात तो सुनो। मोहित बिना कुछ कहे सुने वहाँ से चला जाता है। बेचारी नीतू जिसको फ्रूटी की लत लग चुकी थी, उसको फ्रूटी दिलाने वाला कोई नहीं था। ऐसी एक शाम उदास बैठी नीतू के पास उसकी सास गीता आकर बोलती है, बहू क्या हुआ, तो इतनी उदास क्यों है? माँ जी मुझे ना फ्रूटी पीने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है लाने के लिए। ऊपर से मोहित जी भी मुझे लाकर नहीं दे रहे हैं फ्रूटी। मैं क्या करूँ? फ्रूटी ना पीने की वजह से मुझे घबराहट होने लगी है। इतनी सी बात, रुक मैं तुझे लाकर दे देती हूँ अभी। गीता बाहर जाकर फ्रूटी की छोटी वाली बोतल लेकर आती है और नीतू को देते हुए बोलती है, ले बहू, इसको 2 गिलास में डाल ला, हम दोनों आराम से पीते हुए टीवी देखते हैं। एक तो इतनी छोटी बोतल ला के दी है, उसमें से भी ये खुद भी पियेंगी। खैर अब देनी तो पड़ेगी ही। नीतू रसोई में जाकर 2 ग्लास में फ्रूटी डालकर ले आती है और दोनों सास बहू आराम से फ्रूटी पीते हुए टीवी देखते हैं। ऐसे ही नीतू अपनी जेठानी और पति के बाद अपनी सास संगीता के पीछे पड़ जाती है और वो उसे रोज रोज फ्रूटी लाकर देती है। इन सबसे परेशान होकर गीता मोहित से बोलती है, मोहित बेटा, नीतू बहू को ये फ्रूटी का चस्का इतना लग चुका है कि वो तेरे जाने के बाद तो ऐसे जिद पर अड़ जाती है कि अगर उसको फ्रूटी लाकर नहीं दी तो वो खाना पीना छोड़ देगी। बता बेटा, अब मैं उसे रोज रोज फ्रूटी कहाँ से ला कर दूं? हाँ माँ, इसी बात से तो मैं भी परेशान था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं दिलाऊंगा कभी, इसलिए वो आपके पीछे पड़ गई। दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नीतू आती है और हाथों में 2 फ्रूटी की बोतल लिए हुए बोलती है, देखो माँ जी, मैंने आज तक जितनी फ्रूटी पी थी उतनी प्लास्टिक की बोतलों को बेचकर मैंने 2 बोतल फ्रूटी ले ली है। अब मैं इसको कम से कम ठंडा करके पीऊंगी। इतना बोलकर नीतू फ्रिज के टेम्परेचर को फुल करके अपनी फ्रूटी की बोतल को फ्रिज के आइस सेक्शन में रख देती है। थोड़ी ही देर में वो बर्फ जैसी जम जाती है। ये देखकर नीतू बोलती है, ये क्या, ये तो बर्फ की तरह जम गई है। कोई नहीं, मैं पी लूंगी, आखिर पेट में जाकर पिघल ही जाएगी। नीतू बर्फ जैसी चिल्ड फ्रूटी भी गटागट पी जाती है, जिसके बाद अगली सुबह उसका गला पूरी तरीके से जाम हो जाता है, इतना कि उससे बोला भी नहीं जाता। उसकी हालत देखकर मोहित और गीता उसे बोलते हैं, मिल गया सुकून तुम्हें, और पियोगी फ्रूटी? लाके दूं 3-4 बोतल, वो भी बर्फ जमा कर। बहू, तूने जरूर ठंडी फ्रूटी पी होगी। बेटा, तुझे पता होना चाहिए किसी भी चीज का इतना क्रेज ठीक नहीं। फ्रूटी मीठी होती है और ऐसे ही अगर तू फ्रूटी पीती रही तो तुझे शुगर हो जाएगी जल्द ही। रहने दो माँ, किस बेवकूफ को समझा रही हो आप?
माँ जी, मोहित जी, मैं समझ गई हूँ। अब मैं जरूरत से ज्यादा फ्रूटी नहीं पीऊंगी। प्लीज मेरा गला ठीक करवा दीजिए। वैसे नीतू, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर ना मुझे बहुत हंसी आ रही है। मुझे भी। बहू, इसलिए कहते हैं कि कोई चीज हद से ज्यादा खाने पीने से नुकसान ही होता है। अब देख, तेरी आवाज लड़के की तरह हो गई ना। आप लोग हंस लो, क्योंकि गलती भी तो मेरी ही है। सब लोग नीतू पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद नीतू को भी अपनी गलती समझ आ जाती है। पूजा की नजर उतारते हुए उसकी माँ साधना कहती है, जब से तेरा रिश्ता तय हुआ है तब से तुझे बार बार नजर लगी जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। आज मैं तेरी अच्छे से नजर उतार दूंगी। अरे माँ, आप ज्यादा परेशान हो रही हो। वो तो मैं कल बारिश में भीग गई थी, बस इसीलिए थोड़ा सा बुखार हो गया। अब मुझे अपनी गलती से बुखार हुआ है, आप उसमें भी नजर को दोष दोगी क्या? तू चुप कर, ये सब बातें तू नहीं जानती। मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। तुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला है, लड़का अच्छा मिल गया तो तुझसे लोग जल रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ, अगर आपको मेरी नजर उतारने से संतुष्टि मिल रही है तो आप उतार लो नजर मेरी। अब उतारनी ही पड़ेगी ना नजर। और अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत बाहर घूम लिया तूने, अब तेरी शादी को बस 1 ही महीना बचा है, इसीलिए अब तू बस घर पर ही रहेगी। माँ, ये क्या बात कर रही हो? अभी तो शादी की कितनी सारी शॉपिंग नहीं हुई है मेरी, वो सब भी तो करनी है ना। और अभी पूरा 1 महीना बचा है, मैं अभी से घर में बैठकर क्या करूँगी? घर के काम सीखेगी तू, और कभी मेरी बात भी सुन लिया कर। हमेशा अपनी मर्जी चलाती रहती है। पूजा अपनी माँ की बात मान लेती है और अब बस वो घर में ही रहने लगती है। धीरे धीरे पूजा की शादी का दिन नजदीक आ जाता है और घर में भी हर तरफ रौनक बढ़ रही थी। कुछ दिनों बाद पूजा की शादी वैभव नाम के लड़के से हो जाती है और पूजा अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद पूजा अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही होती है। ये देख पूजा की सास सरिता और ससुर मोहन काफी खुश होते हैं। हमने अपने बेटे के लिए पूजा को चुनकर बहुत अच्छा किया है। पूजा बहुत अच्छी बच्ची है, ऊपर से हमारी कितनी सेवा करती है, कितना ध्यान रखती है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। बहू तो हमें हीरा मिली है। मैं भी अपनी प्यारी बहू से बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम अपनी खुशी को ना थोड़ा काबू में रखो। मैं देख रहा हूँ जब से बहू आई है तुम्हारे खाने पे कोई काबू नहीं है। मीठा बहुत खाने लग गई हो तुम, थोड़ा कम खाया करो। मैं और मीठा? अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं तो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती हूँ। वो तो बस कोई जिद कर दे खाने को तो बस थोड़ा सा खा लेती हूँ। जबरदस्ती कोई और नहीं, तुम खुद करती हो खुद के साथ। अरे मीठा इतना मत खाया करो, समझा समझा के थक चुका हूँ। थोड़ा सेहत पे ध्यान दो। और एक बात बताओ, बहू को तो देख लिया, पोता पोती नहीं देखना क्या, या उससे पहले ही निपट जाना है? ये तो आपने मेरे मन की ही बात छीन ली। मेरा बहुत मन कर रहा है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हो, मुझे दादी बोले, मैं उनको खिलाया करूं। हाँ तो इसलिए ना मीठा बिल्कुल बंद कर देना, तबीयत खराब हो जाएगी वरना। मोहन और सरिता हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पूजा मिठाई और नमकीन लेकर वहाँ आती है। मिठाई को देखकर सरिता के मुंह में पानी आ जाता है। बहू, इतनी सारी मिठाई, आज कुछ खास बात है क्या? लाला बहू, मुझे भी दे जरा। नहीं माँ जी, ये आपके लिए नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि आपको मीठा मना है और मैं आपको मीठा खाने दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मीठा नहीं खाओगी। मैं ये ससुर जी के लिए लेकर आई हूँ। बहू, ये तो बहुत गलत कर रही है। मेरे मुंह के आगे मीठा रखकर मुझे ही नहीं दे रही है और ऊपर से कह रही है दूर हो जाओ। हाँ, बहू बिल्कुल सही कह रही है। तुम बहुत मनमानी कर रही थी। बहू, तूने ये काम बिल्कुल सही किया है। अब से सरिता को बिल्कुल भी मीठा मत दियो। पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। सब सही चल रहा होता है कि तभी एक दिन अचानक से सरिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। सरिता को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। सरिता का शुगर लेवल बढ़ गया था और जब ये बात सरिता के परिवार वालों को पता चलती है तो वो लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। पूजा की माँ भी जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है। सब लोग सरिता के पास ही बैठे होते हैं। तभी मोहन कहता है, देखा, हो गई ना मुसीबत। मैं पहले ही कह रहा था इतना मीठा मत खाया करो, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब तबीयत खराब हो गई ना। देखो शुगर कितना बढ़ चुका है तुम्हारा। ससुर जी, आप माँ जी को कुछ मत कहिए। अब मैं माँ जी को ना अपनी तरफ से संभालूंगी। तब देखती हूँ कि माँ जी अपने शुगर पर कैसे ध्यान नहीं देती। बेटा, जो भी तूने मंगवाया था वो सब मैंने तेरे घर पर पहुंचा दिया है
अब बस अपनी सास की सेहत पर ध्यान दे। इतनी कमजोर भी तो लग रही है ना ये। सब लोग सरिता को लेकर घर आ जाते हैं। अगली सुबह सब लोग नाश्ता खाने के लिए बैठते हैं तो हरे हरे पराठे देखकर मोहन बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे बहू, तुझे तो पता है ना तेरी सास बीमार है, तो पालक के पराठे क्यों लाई तू? ससुर जी, ये पालक के पराठे नहीं है बल्कि नीम के पराठे हैं। माँ जी सीधी तरह तो नीम का जूस पीती नहीं है, तो इसलिए मैंने नीम के पराठे बनाए हैं और साथ में करेले का जूस भी है। बहुत सही किया बहू तूने। अब खाओ सरिता खाना। छी, मैं ये सब नहीं खा सकती हूँ। ये सब खाने से तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। बहू, मुझसे ये नहीं खाया जाएगा, तो मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे। माँ जी, कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपना ध्यान रखती ना तो मैं आपकी इस बात को जरूर सुनती, लेकिन आपने हमारी बात कहाँ मानी, इसलिए अब वही होगा जो मैं कहूँगी। बहू, एक बार तो मेरे बारे में तो सोच। मुझे नहीं पसंद नीम के पराठे, मैंने कभी खाए ही नहीं है। वाह माँ जी वाह, कभी खाए नहीं है नीम के पराठे और बोल रही हो कि पसंद नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, खा कर देखो, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। पूजा के कहने पर सरिता नीम के पराठे खाती है और उसे नीम के पराठे अच्छे भी लगते हैं। बहू, ये तो कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने कभी सुना नहीं था कि नीम के पराठे भी होते हैं, और ये तो इतने ज्यादा अच्छे हैं। मान गई बहू मैं तो तुझे। कितने अच्छे स्वाद वाले पराठे बनाए हैं। अरे, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी माँ जी कि आपको अच्छे लगेंगे। मुझे मेरी बहू पे बहुत गर्व है। सच में तेरे हाथ में ना जादू है, जादू। माँ जी, अब से आपको ना रोज नीम के पराठे खाने हैं। अब तो आपको अच्छे भी लगे है ना। पूजा अब हर रोज अपनी सास को नीम के पराठे ही बनाकर खिलाती है। कुछ दिनों बाद पूजा अपने ससुर को नीम के पराठे खाने के लिए जिद करने लगती है। अरे बहू, तू अपनी सास को खिला, मुझे क्यों दे रही है? मुझे शुगर थोड़ी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तू रोज रोज नीम के पराठे खिला के मेरी जुबान क्यों गंदी करती रहती है? अरे मैं नहीं खा सकता अब ये। वैसे जब ये बात माँ जी को खिलाने की आती है तब तो अब बड़ा बोलते हो। जब अब खुद का नंबर आया है तो मुंह बंद कर रहे हो। नहीं ससुर जी, ऐसा नहीं चलने वाला है, आपको भी खाना पड़ेगा ये। बहू, मैंने उस दिन ऐसे ही कह दिया था कि अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा खास नहीं है। तू इसे बंद कर दे अब बनाना, क्योंकि मैं नहीं खा पाऊंगी इसे अब। देखा बहू, मैं तुझे पहले ही कह रहा था ना। अब तो आपको खाना ही पड़ेगा, और साथ में माँ जी आप भी खाओगी। मुझे नीम के पराठे बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए अब आप लोग वही खाओगे। पूजा अब सबको जबरदस्ती ही नीम के पराठे खिलाने लग जाती है और धीरे धीरे यही पूजा की आदत भी बन जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन पूजा फिर से अपने ससुर को जबरदस्ती नीम के पराठे खिला रही होती है। तभी अचानक से मोहन को बहुत उल्टियाँ होने लगती है। ये देखकर सरिता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहू पर गुस्सा करते हुए कहती है, बहू, हद होती है किसी चीज की। अरे, तुझे नीम के पराठे बनाना अच्छा लगता है तो मतलब तू हमें नीम के ही पराठे खिलाएगी जबरदस्ती? लेकिन माँ जी, ये सब आपकी सेहत के लिए भी तो अच्छा है ना। बहू, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक के बाद एक खिलाती गई तो देख रही है ना अपने ससुर जी की हालत। सरिता बहुत सुनाती है, जिसके बाद पूजा को अपनी गलती समझ आती है और वो उसके लिए माफी भी मांग लेती है।